प्रशांत किशोर को लेकर जो चर्चा है। रोशनी हर घर तक पहुंचनी है, इसके लिए जात पता करने की क्या जरूरत है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की चर्चा खूब हो रही है। हर तरफ राजनीतिक गलियारों में, खास तौर पर विपक्षी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर किसी खास पार्टी द्वारा जो है वो खड़े किए गए लोग हैं, मतलब बी टीम के तौर पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। आमतौर पे अगर आप प्रशांत किशोर को करीब से देखेंगे, चाहे वो उनके बयानों को हो या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखेंगे, तो जो प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में दिखे थे वो प्रशांत किशोर अब नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल प्रशांत किशोर जब यात्रा की शुरुआत किए थे तब उन्होंने हर जगह यह कहा था कि नो कास्ट पॉलिटिक्स होगा, बिहार में जो जाति की पॉलिटिक्स होगी उससे बाहर लोगों को निकालकर एक शुद्ध वातावरण दिया जाएगा लोगों को। लेकिन आज की तारीख में वही प्रशांत किशोर जाति वाली, धर्म वाली पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। सवाल है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितने बड़े फैक्टर हैं और क्या असर वो डालेंगे, किस पर असर डालेंगे। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर है। सर, प्रशांत किशोर को लेकर जो चर्चा है, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर बिहार की राजनीति में है? देखिए, एक चीज़ तो देखना होगा कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब बाजार में आता है तो उसकी चर्चा होती है। छोटे तौर पर आप देख लीजिए तो एक टाटा का नैनो कार आया था, चारों तरफ उसकी चर्चा हुई। आज आपको नैनो कार कहीं दिख रहा है? तो राजनीति में एक नया स्पेस लेने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं और उनका ये जन स्वराज अभियान है। बाकी सारे लोग चिर परिचित हैं। तो अब प्रशांत किशोर जी खुद से कह रहे हैं कि भाई मैं असरदार हूँ कि नहीं हूँ, ये आप लोग देख लीजिए कि पटना से दिल्ली तक लोग कांप रहे हैं, हिल रहे हैं। ये बात कोई मैच्योर्ड व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। आप जितने ही ताकतवर होते हैं तो आप संयमित ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। जनता तय करेगी कि आप कितने इफ़ेक्टिव हैं या इनइफेक्टिव हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस अभियान, जिन मुद्दों को लेकर के ये शुरू किए बिहार में, आज लगातार जो है फेज वाइज आप देख लीजिए तो उससे ये अलग हटते नज़र आ रहे हैं, बहुत दूर दिख रहे हैं। तो अगर बिहार के विकास में इनकी दिलचस्पी है, वही इनका मुख्य एजेंडा है, तो ये बदलाव नहीं होना चाहिए। एक बात तो बहुत साफ है। दूसरी चीज़ है कि आप बार बार फोकस ये करते हैं कि हम बिहार का विकास चाहते हैं, यहाँ के लोगों का जो रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन हो रहा है वो पलायन रुके, तो ये चीज़ जो है ये रुके।
तो आज बात इनकी ओर से ये होनी चाहिए कि जन समर्थन आप इन्हीं मुद्दों पर लेना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार के लोगों की ये बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, हमारे यहाँ आज भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें। हालांकि शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हुआ। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देने से शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हैं और प्रशांत किशोर इन्हीं विषयों को लेकर के कह रहे हैं कि मैं बिहार में इसमें बदलाव ला करके बिहार को अग्रणी राज्यों की पंक्ति में ला के खड़ा करूँगा। तो आपको जनता के बीच इन्हीं बातों को प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए और अपनी कार्य योजना को स्पष्ट रूप से जनता के बीच रखना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी लीडर इसको टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि ठीक है, आज से 20 साल 25 साल पहले बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार थे, इसकी आलोचना होनी चाहिए और जब हम इस पर जिक्र करें तो उसकी विवेचना भी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इनके नज़र में बिहार में जिन नेताओं ने राज किया, जिन पार्टियों का शासन रहा, सब ने जो है बिहार को बर्बाद किया, आबाद किसी ने नहीं किया। और इनको लग रहा है कि हमारी जो कार्य योजना है, हमारा जो अभियान है, हमारी जो टीम है, उसी के ज़रिए बिहार का कायाकल्प हो सकता है। अब तक तो जो बातें समझ में आ रही हैं वो यही है। तो भाई कैसे कायाकल्प हो सकता है? तो आप इसमें ये देख लीजिए कि शुरुआती दौर में इन्होंने क्या कहा था। गांव-गांव घूम रहे थे अपनी पदयात्रा के जरिए कि एक नया नेतृत्व जो है उसको हम उभारेंगे। गांव समाज में जो व्यक्ति रहता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, जिसको गांव समाज और अपने एरिया की समस्याओं की जानकारी है, जो उसको दूर करने में जो है सचेष्ट भूमिका निभा सकता है, उस टीम को हम तैयार करेंगे और उसमें से ही एक बेहतर नेतृत्व निकाल करके जो है हम राजनीति की मुख्य धारा में लाएंगे। उसी के आधार पर जो है बिहार का विकास हो सकता है और तमाम जो चीज़ें हैं जहाँ गड़बड़ियाँ हैं उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। लोगों ने स्वागत किया कि एक अच्छा विकल्प मिल रहा है और जिन लोगों की राजनीति में भागीदारी नहीं हुई तो उनको भी भागीदारी का मौका मिलेगा, उनको भी मुख्य धारा में आकर के अपनी सोच के आधार पर बिहार के विकास में योगदान करने का अवसर मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि बाद के दिनों में धीरे धीरे लोगों का भ्रम टूटना उस वक्त से शुरू हुआ जब आजमाए हुए कई नेता इनकी पार्टी में शामिल होने लगे। पुराने नेता हैं, कई ऐसे लोग शामिल होने लगे जिनका राजनीति या प्रशासन से कोई माने मतलब नहीं है, वो किसी दूसरे फील्ड के आदमी है, वो ग्लैमर टाइप आकर के इसमें जुड़ गए। अब आप बताइए कि जब बिहार के विकास की बदहाली के लिए आप पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार या अब तक की राजनीति में जो लोग शामिल रहे हैं उनकी गलत नीतियों को जिम्मेवार मानते हैं, तो जिन पुराने नेताओं को आप शामिल कर रहे हैं वो कैसे अच्छे हो गए? और जब वो अच्छे हो गए तो फिर शुरू में आपने जो नए नेतृत्व की बात कही थी उसको आपने पीछे ढकेल दिया। तो ये तो जनता के साथ जो है उसके विश्वास के साथ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब अभी आप सत्ता में नहीं पहुँचे हैं, चुनावी सियासत में नहीं उतरे हैं, अखाड़े की मिट्टी नहीं लगी है और तब आपका रंग अगर ऐसे बदल रहा है, तो अगर मान लीजिए कि कल को 10-20 विधायक आपके जीत जाएं, आपकी पार्टी के जो संभावित पार्टी है, या आप सरकार में आ जाएं, तो लोग कैसे विश्वास करें कि आप आरजेडी शासनकाल या एनडीए शासनकाल से बेहतर एक नया विकल्प बिहार और बिहारियों को देंगे? ये एक विवेचना की बात है, चिंतन की बात है, सोचने की बात है। सवाल ये भी उठता है सर, चूंकि हमने शुरुआत में कहा कि नो कास्ट पॉलिटिक्स की बात वो कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में प्रशांत किशोर दलित पर आ गए हैं, अति पिछड़ा पर आ गए हैं, खासतौर पर मुस्लिम और यादवों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को मैं 70% 40% टिकटें दूंगा। तो फिर ये वो कैसे कर पाएंगे? अगर वो कर पाते हैं तो फिर उनके पुराने बयानों को कैसे देखा जाए? लगता नहीं कि ये बाकी नेताओं की तरह ही है, बाकी नेताओं से प्रशांत किशोर अलग नहीं है? आप शायद देखे होंगे कि गांधी मैदान में एक मजमा व्यापार होता है। उसमें क्या होता है कि आप चले जाइएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई ताश खेलते हैं, कोई खैनी खाते हैं, कोई मान लीजिए कि परेशान है तो बैठ के चिंतन करते हैं। तो उसी बीच में देखिएगा कि कोई एक व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो वो आता है तो पहले कुछ जादू दिखाता है, ताश का दिखाया या कोई और चीज़ का दिखाया, तो उत्सुकता बस 2-4 लोग जाते हैं, होते होते वहाँ 50-100 लोगों का एक गोलंबर टाइप बन जाता है। जब बन जाता है उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट का प्रचार शुरू कर देता है और अब भावनात्मक तौर पर उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करके, अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करके अपना प्रोडक्ट बेचा, लोग चले गए, ये भी थैला में पैसा रखा, चल दिया।
तो होता क्या है कि बिहार यूपी की राजनीति जो है वो जातीय आधार पर होती है, सबको पता है। लाख आप विकास कर लीजिए, तो क्या है कि यहाँ पहले से धुरंधर पार्टी, धुरंधर नेताओं की भीड़ थी, और ये ठहरे प्रोफेशनल आदमी दूसरे फील्ड के। अब इनको यहाँ स्पेस लेना था, तो स्पेस सीधे सीधे आप नहीं ले सकते थे, तो आपने वही पहले मजमा लगाया। तो मजमा लगाया तो उसके लिए पदयात्रा किया, और लोगों को उस समय में आप याद कीजिए कि कभी इन्होंने जात की बात नहीं की। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई ये जात पात करके तो इन लोगों ने भट्ठा बैठा दिया बिहार का। मैं विकास की बात करता हूँ। जो वर्ग, जो व्यक्ति, जो समाज विकास से वंचित है, सबके घर में विकास की रोशनी पहुँचे, ऐसी व्यवस्था का मैं हिमायती हूँ। उस समय में इन्होंने ये कहा। अब जब मजमा लग गया, भीड़ जुट गई, अब प्रोडक्ट बेचने का टाइम आ गया, तब वही गांधी मैदान वाली कहानी आ गई कि जिस धारा पर बाकी पॉलिटिकल पार्टी अपनी दुकान चला रही है, तो ये भी वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, यादव, सवर्ण, यानी अभी जो आरक्षण, ये जाति सर्वे बिहार में हुआ, जिसके आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था की गई, जो कोर्ट में अभी मामला है, तो उस पर तो खैर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो ये तो उससे पहले ही अपने यहाँ व्यवस्था लागू कर रहे हैं, माने बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी आधार पर नहीं इन्होंने कहा कि भाई 40 सीट मुसलमान को देंगे, इतना अति पिछड़ा को देंगे, इतना फलना को देंगे। तो अब सवाल उठता है कि आप तो बांटने का काम सत्ता में आने से पहले ही कर दिए। मेरा कहना है कि विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचनी है, इसके लिए जात पता करने की क्या ज़रूरत है। कौन सा ऐसा जात है जिसमें गरीब नहीं है, कौन सा ऐसा जात है जो विकास से वंचित नहीं है, कौन सा ऐसा जात है जिसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना मिलना चाहिए नहीं मिला। लगभग सभी जात में ऐसे लोग हैं। तो आपको पहले बिहार का विकास करना है या जात पात की राजनीति करनी है? तो जब आपको यही करना है तो फिर एनडीए महागठबंधन से अलग आपको लोग क्यों देखे, एक नए विकल्प के रूप में आपको लोग क्यों देखे? तब तो यही समझा जाएगा कि मौर्या लोग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी दुकानें, एक दुकान और खुल गई, बाकी कुछ अंतर है नहीं। कुछ नहीं अंतर है, क्योंकि आप उसी ट्रैक पर आ गए। आपने पहले भीड़ बनाया, लोगों के बीच अपनी पार्टी और खुद को जो है प्रचारित कर लिया, और उसके बाद आपकी गाड़ी भी उसी ट्रैक पर जा रही है, पीजी लाइन पर, जिस पर आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी या वामपंथी पार्टियां चल रही हैं। तो फिर आप कैसे करेंगे? दूसरी बात यह है कि आप जो जिस बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें दो बातें गौर करने की। पहली बात तो ये है कि आप बिहार के हैं, बिहार के विकास के प्रति आपके मन में छटपटाहट है, और आप जो है दर्द पाले हुए हैं कि मेरा बिहार जो है पिछड़ा क्यों रह गया, जबकि ऐतिहासिक प्रदेश है। तो आप ये बताइए कि आपको एक अवसर मिला था जब आप अपने गृह प्रदेश के विकास में अपनी ओर से सार्थक योगदान करें, जब आप नीतीश कुमार जी के बेहद करीबी थे और आपको उन्होंने पद भी दिया। उस समय में आप बिहार में 1 साल 2 साल भी बैठ करके एक आज जो ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, वही ब्लूप्रिंट रख करके बिहार के विकास के लिए एक समेकित योजना बनाते, तो शायद आज हमारे बिहार को उसका फ़ायदा मिलता। उस समय में आप कुर्सी भी लिए, पद भी लिए, पावर भी लिए, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी होने का तमगा भी लिए, लेकिन आप अपना व्यापार करने चले गए, जो आपका एक अपना प्रोफेशनल वर्क है। और जब वो सब चीज़ हट गई तो अब आप फिर से खाका। तो मेरा कहना है कि जब अवसर मिला तो आपने अपनी प्रतिभा का परिचय नहीं दिया। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमको जो है एक अलग से हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वहाँ से बिहार का विकास करेंगे। दूसरी बात यह है कि सिस्टम तो वही है, पंचायती राज व्यवस्था बिहार में लागू है। ये बता दें कि अगर मान लीजिए कि इनकी सरकार बन जाती है, आप हमको ये बताइए कि 8,500 पंचायत बिहार के अंदर हैं। कार्य प्रणाली, कार्य संस्कृति और उस सिस्टम से जुड़े हुए लोगों की जो काम करने का तौर तरीका है, क्या आप प्रशांत किशोर उसको बदल सकते हैं? अगर आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए तो जो आज भी लोगों की जो शिकायतें, मूलभूत शिकायतें हैं राज्य प्रशासन तंत्र से, क्या प्रशांत किशोर उस तंत्र को सुधार सकते हैं? कैसे सुधारिएगा आप? मान लीजिए पीएमसीएच में गड़बड़ी हो रही है और कोई डॉक्टर दोषी, आप कार्रवाई कीजिएगा, सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाएंगे, मरीज त्राहिमाम करने लगेगा, आपको जाके समझौता करना पड़ेगा। और तो छोड़ दीजिए, पटना राजधानी जो है वहाँ पर ऑटो वालों की मनमानी सबको पता है, लेकिन जब कार्रवाई होती तो सारा ऑटो वाला स्ट्राइक कर देता है, लोग परेशान हो जाते हैं, सरकार प्रशासन पर दबाव आता है, नतीजा होता है कि आप ही पैर पीछे कर लेते हैं। जिस राज्य में ये परिस्थिति हो, उस राज्य में जो ये सपना दिखा रहे हैं कि पंचायत लेवल तक मेरी कार्य योजना बनी है, ऐसे सिंचाई होगा, ऐसे तालाब खुनाएगा, ऐसे कुआं बनेगा, ऐसे विकास होगा, भाई बोलना आसान है। ये वही बिहार है जहां पर सीएजी की रिपोर्ट में एक बात आई थी कि एक ब्लॉक में, नाम मैं भूल रहा हूं, जहां पर कहा गया कि तालाब खुदाई हो गई,
कागज़ पर तालाब खुद गया, भुगतान ले लिया। उसके बाद उसी में एक दूसरा प्रोजेक्ट आया, मिट्टी भराई करना है, निर्माण कार्य होगा, वही तालाब के पास जो है मिट्टी भराई भी हो गया, उसका भी भुगतान ले लिया। पता चला मिट्टी या वो जगह जैसे था वैसे ही रह गया, लेकिन एक बार तालाब भी खुन गया, एक बार मिट्टी भराई भी हो गया, 2 भुगतान भी हो गया। अब मकान बना कि नहीं बना वो तो सरकार जाने। तो ये वही बिहार है। और आप इन लोगों को कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आप ठीक है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना दिखा रहे हैं वो संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये संभव तभी है जब नई पौध को आप आगे लाइए। जो हमारे बिहार के युवा हैं, जिनके दिल दिमाग में एक सोच है अपने बिहार को सजाने संवारने की, आप उनको लाइए। और जो घिसे पीटे आजमाए हुए सिक्के हैं, उनकी भीड़ जो आप जमा कर रहे हैं, तो उनके जरिए आप बिहार को क्या चमकाएंगे? अगर उनमें वो मादा होती तो वो जब पावर में थे तो उन्होंने क्या चमकाया? दूसरी बात कि अभी इन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, 1-2 सम्मेलन किया है, तो ये जब पूरे बिहार में घूम के लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करें, जैसा इनकी टीम के लोगों का दावा है कि लोगों के दिल दिमाग में इनकी बातें आ रही हैं, तो आप हमको ये बताइए कि फिर भीड़ जुटाने के लिए जो पटना में इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, तो ये दूसरे तरह के लोगों का सहारा इनको क्यों लेना पड़ा? इनके नाम पर भीड़ क्यों नहीं आई? उस पूरे कार्यक्रम का प्रायोजक कोई और था। हाँ, तो ये क्यों हुआ? अगर मेरी बातों से बिहार के लोग प्रभावित हैं, मान लीजिए नीतीश कुमार की बातों से लोग प्रभावित हैं या लालू यादव जी के बातों से लोग प्रभावित हैं, तो वो भीड़ जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को कॉन्ट्रैक्ट देंगे क्या? आपके नाम पर लोग आएंगे ना। तो आपका असर ये होना चाहिए कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल को लेकर के अभियान छेड़ा, तो दिल्ली से आवाज़ लगाई, तो भारत के हर कोने से तिरंगा लेकर नौजवान सड़क पर निकल गया। ये प्रभाव होता है। ठीक है, उस आंदोलन को लोगों ने बाद में दूसरे तरफ डेविएट किया, जो भी चीज़ें हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल को ही आप ले लीजिए, जब शुरुआत में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई तो उनके साथ कोई जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा नहीं था। सब नए लोग थे, अलग अलग फील्ड के लोग थे, सब गली गली घूमे, लोगों को अपना आइडिया बताए, लोगों को पसंद आया, सरकार में आए। जब कुछ दिन आ गए, सब कुछ सेटल हो गया, तब वो भी जो है लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, वो भी उसी ढर्रे पा गए जिसको भ्रष्ट कहते थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने लग गए। तो आप तो वो भी जेरोक्स कॉपी नहीं बन रहे हैं। एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, प्रशांत की जो इस प्रकार से रोजगार को लेकर दावा कर रहे हैं, एक बयान उनका बहुत वायरल हुआ था कि भाई अगर आपके घर में कोई लड़की है, पढ़ी लिखी है, मोबाइल चलाना जानती है, तो उसको भेजिए, हम उसको 8-10 हज़ार की नौकरी देंगे। लगता है कि इतना बड़ा बिहार है, इतनी बड़ी आबादी है, अगर प्रशांत किशोर पारदर्शिता की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई नौकरी भी देंगे, हम अपने तरफ से देंगे, इतना ताम झाम, इतना खर्चा, तो ये चीज़ें, पारदर्शिता जो शब्द है वो यहाँ नहीं दिख रहा है। लड़कियों को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, तो ये कहाँ से होगा और कैसे संभव है? ये एक तरह से जो है बिहार का खटाखट संस्करण हुआ, ये कांग्रेस वाला खटाखट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अभी तो सत्ता आई नहीं। मेरा कहना है कि जब आपकी आइडियोलॉजी, आपकी कार्य संस्कृति, आपकी कार्य योजना इतनी अच्छी है कि बाकी सबका सफाया हो जाएगा और आपकी पार्टी आ जाएगी सत्ता में, तो ये खटाखट करने की क्या जरूरत है? ये प्रशांत किशोर का खटाखट योजना है। आप जो है 400 के जगह 2000 देने जा रहे हैं। आप जो है 4% ब्याज पर जो है सो क्या कहते हैं कि ऋण देने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने कही। फ्री में गरीब को जो है स्कूल में पढ़ाएंगे और कह रहे हैं कि निजी स्कूल में भी जो है ड्रेस और जो खर्चा होता है राज्य सरकार देगी। भैया आप तो फिर वही बात कर रहे हैं सबसे, लेकिन ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि खर्च करने से पहले आमदनी चाहिए। जेब में पैसा होगा तब ना आप खर्च कीजिएगा। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इसका तो अभी तक इन्होंने, कहाँ से रेवेन्यू आप लाइएगा? आपके पास रेवेन्यू रिसोर्स कहाँ से जनरेट होगा? आपके पास माइंस मिनरल है नहीं। आपके यहाँ जो है वो बालू है, तो बालू है, तो बालू में भी बिहार को ख्यात है बिहार में कि बालू घाट की नीलामी कुछ होती है और कितनी हत्याएं होती है, सबको पता है। अब आप शराबबंदी पर बात करते हैं, तो अभी जदयू के एक प्रवक्ता का मैं सुन रहा था, नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि ये खाली बोल दें कि मैं शराबबंदी कानून ख़त्म कर दूंगा, तो इनको तो लोग खदेड़ करके बिहार से बाहर कर देगा। सवाल उठता है कि शराबबंदी कानून बिहार में प्रभावी हो या ना हो, लेकिन इस वक्त जो है शराबबंदी कानून को लेकर के ही महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नीतीश कुमार का सपोर्टर है। आप नहीं बोल सकते हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे या नया जनरेशन को फायदा भी हो। बिल्कुल। मान लीजिए चोरी छिपे जो भी पी रहा, पी करके रोड पर जिस तरीके से शराब ओपन था, वो तस्वीर तो आज नहीं है। पहले तो जगह जगह लोग पी के रोड पर फप्तियाँ कसते थे, बदमाशी करते थे। आज पी के मान लीजिए इक्का दुक्का इस तरह का आपको आ रहा है, चोरी छिपे लोग पी रहा है, किसी को कोई उस तरह से परेशानी नहीं हो रही है। अब क्राइम जो है, तो क्राइम का शराब से क्या लेना देना है? मारना रहेगा तो दूध पी के भी मार देगा आदमी।
तो ये बिल्कुल एक दूसरे का विपरीतार्थक जो है चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो एक माने क्या भ्रमजाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पता नहीं कि भाई शराबबंदी पर जिस प्रकार का बयान कि 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर देंगे, तो भाई क्या फिर से आप लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं? लोगों को शराब पीकर सड़क पर खड़ा होकर तांडव मचाने को मजबूर करना, यही हो सकता है कि घर घर में दुकान खोलेगी? ना दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए शराबबंदी खत्म कर देंगे, उसके पीछे मकसद क्या होगा? मानव सुधार तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। यानी आपको बेहतर पता है कि शराब चालू कर देंगे तो इससे जो टैक्स का पैसा आएगा तो मेरे खजाने में पैसा आएगा, उससे हम खटाखट संगीत बजाएंगे। तो मेरा कहना है कि खजाना में पैसा लाने के लिए शराब क्यों? इसका मतलब कि बिहार में औद्योगिकरण की नीति आपके पास नहीं है, बिहार में राजस्व में बढ़ोतरी की कोई नीति आपके पास नहीं है, बिहार में टैक्स में बढ़ोतरी कैसे हो जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसकी कोई नीति आपकी नहीं है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्व संग्रह का केंद्र बने, जो अपना खर्चा निकालने के अलावा इतना राजस्व इकट्ठा करे कि वो राज्य के विकास में योगदान कर सके, उसकी नीति आपके पास नहीं है। जब बुनियादी नीतियाँ आपके पास नहीं है तो आप बिहार को टॉप 10 स्टेट में कैसे ला सकते हैं? लेकिन कांग्रेस जिस खटाखट योजना की आप चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस का खटाखट सफल नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर उस रास्ते पर चलकर अपनी खटाखट योजना को सफल कर पाए। आपने कहा कि भाई तर्क है कि भाई उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा जो आप देंगे? अभी तो ये बात आ रही है, हम लोगों ने भी पढ़ा है कहीं पर कि हिमाचल प्रदेश में वो पुरानी पेंशन योजना के नाम पर लोगों ने मतदान किया, अब उसमें चक्कर हो गया कि ओरिजिनल वेतन भी रुक गया है। पेंशन तो बाद की बात है, वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। पंजाब में भी कुछ जगहों पर जो कुछ योजनाएं जो हैं जो फ्री में पैसा देने की बात है, तो वहाँ भी पैसा नहीं दिया जा रहा। वहाँ की सरकार करेगी, केंद्र मदद करेगा तब न देंगे। तब आप बताइए कि आप किसी से पैसा लेके दान करेंगे, ये कौन सी नीति है भाई? ऐसा कहीं हुआ है क्या? आप दान तब कीजिए जब आप सक्षम हो। कर्नाटका में भी जो है कई मुफ्त योजना जो चालू की गई है, तो उसके नाम पर सरकार ने बैकडोर से दूसरे मद में जो है टैक्स की बढ़ोतरी करके जनता को पसीना छुड़ाना शुरू कर दिया। तो बिहार को ये रेवड़ी कल्चर की ज़रूरत नहीं। और आप घोषणा कीजिए कि मैं रेवड़ी कल्चर का सपोर्टर हूँ या विरोधी हूँ, ये आपको स्पष्ट रूप से कहना होगा। क्योंकि रेवड़ी कल्चर जो है उसके जो साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं कई राज्यों में, तो उससे खतरा है और लोग अब डर रहे हैं। इसलिए आप ये कहिए कि मुफ्तखोरी बंद करेंगे, लोगों को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हमारे यहाँ से मजदूरी के लिए जो पलायन विभिन्न राज्यों में होता है वो रुकेगा। ये कैसे रुकेगा, ये कार्य योजना बतानी होगी। इसके लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा। औद्योगिकरण को बढ़ावा ऐसे नहीं दिया जा सकता, उसके लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना होगा। और अभी जो बिहार की स्थिति है उसमें आपको लगता है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें तो आपने बना ली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई उद्योगपति आपके यहाँ आकर के औद्योगिक पूंजी निवेश करेगा। ये देखना होगा, ये आप बता नहीं रहे हैं और आप हिस्सा बांट रहे हैं।